प्लीज भैया छोड़िए मुझे। वो तड़प कर उस शख्स के हिसार से निकली थी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि कोई मर्द तुम्हें सराहे? अब देखो तुम्हारा शौहर तो शायद तुम्हें याद तक नहीं करता होगा। वो शख्स उसका बाजू थामे बोला तो वो गुस्से से उसे धक्का देती तेजी से बाहर की जानिब भागी, मगर वो उसके गले में मौजूद दुपट्टा छीन चुका था। वो नंगे सर बाहर की जानिब भागी और वो उसके पीछे था कि अचानक से वो सामने से आते किसी वजूद से जोर से टकराई। उसने सर उठाकर देखा और फिर जल्दी से उनके पीछे पनाह ले ली। बेगैरत, बेहया इंसान, अपने ही भाई की बीवी के साथ ये करते शर्म नहीं आई तुम्हें? वो दबे दबे अंदाज में चिल्लाए थे और वो शख्स फक चेहरे से देख रहा था। पीछे ही उसकी बीवी भी उसको नजर आई, जो कि खूनख्वाह निगाहों से उसे देख रही थी। रुखसाना बेटी, अपने शौहर को यहाँ से ले जाइए और उम्मीद करता हूँ कि ये शख्स मुझे नजर ना आए, उन्होंने गरज कर कहा और फिर उसके सर पर हाथ रख के आगे बढ़ गए। अगले ही दिन उन्होंने बीबी जान को कहकर उसके शौहर को वापस बुलाने का हुक्म दिया। उसका नन्हा सा दिल जैसे फिर से धड़कने लगा था, उस शख्स के लिए जिसको उसने तब से चाहा था जब से चाहत का मतलब पता ही नहीं था, और वो उसकी मोहब्बत में इस कदर डूब चुकी थी कि उसकी बेरुखी के बावजूद उससे वफा निभा रही थी। उमैर राना 12 साल बाद सफ़ेद हवेली जा रहा था। एयरपोर्ट पर उसके लिए 4 गाड़ियां मुंतजिर थीं। वो अगली गाड़ी में बैठा तो पीछे वाली गाड़ियों में से एक आगे आ गई, जबकि दूसरी 2 पीछे रह गई। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। बमुश्किल 2 घंटे का सफ़र तय हुआ और जब वो वहां पहुंचा तो साथ ही ढोल की थाप पर मुलाजिमीन भंगड़े डालने लगे। आतिशबाजी से आसमान रोशन हो रहा था। ऊंची आवाज में गाना चल रहा था, साइयों नी मेरा माही मेरे पाक जगाओ आ गया। वो सर झटक कर आगे बढ़ा तो सबने उसे हार पहनाने शुरू कर दिए। जब वो अंदर आया तो बीबी अपनी बाहें फैलाए खड़ी थीं। वो उनकी मेहरबान आगोश में आ गया। वो उसे चूमती जा रही थीं और रो रही थीं। बस कर दें बीबी, अब हमें भी मिलने दें, उसकी माँ खदीजा ने कहा तो वो उन्हें छोड़कर खदीजा की तरफ बढ़ा। फिर सबसे बारी बारी मिलने के बाद वो अपने कमरे में आया। वो फ्रेश होने के बाद सोने के लिए लेट गया तो इरहा, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, का फ़ोन आने लगा। वो उठकर टेरेस पर जाकर उसका फ़ोन सुनने लगा। जब वो फ़ोन बंद करके मुड़ने ही लगा था कि उसकी निगाह बाहर झूले में बैठे वजूद पर पड़ी, जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी। और उसी वक्त वो उठी तो उसके सर पर टिका दुपट्टा उतर गया और उसके लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो जैसे उसके हसीन बालों से मशहूर हो गया। फिर वो धीरे से चलती हुई वहां से अंदर की जानिब बढ़ गई तो वो भी सर झटककर वापस आकर लेट गया। अगले दिन सुबह उठकर उसने नाश्ता किया और पूरा दिन उसका खेतों में और लोगों से मिलने में गुजरा, और रात को वापस आकर वो खाना खाने के बाद दोबारा अपने कमरे में आकर आराम करने की गर्ज से लेट गया। कुछ देर के बाद उसे न जाने क्या सूझी, वो एकदम से उठकर टेरेस पर आया और उसने देखा तो झूले में आज भी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की बैठी थी। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर नीचे आया और लॉन की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो लॉन में दाखिल हुआ तो लड़की वहां से जा चुकी थी। उसने झूले और उसके आसपास देखा, मगर वो मायूस सा होकर वापस पलटा तो सामने से आती खदीजा बेगम से टकराया। अम्मी, ये सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कौन लड़की है जो लॉन में आज भी झूले में बैठी थी? उसने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा तो खदीजा ने उसे संजीदा निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना, वो कोई भी हो। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, लेना देना तो मुझे वाकई कोई नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। वो कंधे उचकाते हुए वापस पलटा। वो वही है जिसको बरसों पहले तुम अपना नाम देकर यहाँ छोड़ गए थे। खदीजा बेगम की आवाज़ कानों से टकराई और वो एक झटके से मुड़कर उन्हें देखने लगा। वो लड़की अभी तक यहाँ इस घर में मौजूद है। आप लोगों को चाहिए था कि उसे उसकी ज़िंदगी जीने देते और उसकी शादी किसी और इंसान से कर देते या फिर कोई और मामला करते। मुझे बता तो देते कम से कम, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस रिश्ते को मानता ही नहीं हूँ। वो 6 साल की बच्ची थी जिसे निकाह का मतलब भी नहीं पता था, और उसे मेरे पल्ले बांध दिया ताकि चची उसे साथ न ले जा सके। मैं इस रिश्ते को न पहले मानता था और न ही अब मानूंगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है, मैं उसके अलावा किसी और के मुतल्लिक नहीं सोच सकता। वो सर्द और सपाट लहजे में बोलता जा रहा था और खदीजा उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। हाय रब्बा, क्या कह रहा है, अब इस बच्ची का क्या होगा? वो तेज लहजे से बोली। छोटे चाचू के 2 बेटे हैं, उनमें से किसी से ब्याह दे, वो लापरवाही से बोला।
वो तुम्हारे निकाह में है बेशर्म इंसान, और तलाल और मूसा का रिश्ता तुम्हारी दोनों बहनों सबा और मायरा से तय हो चुका है। तो तुम ये अपनी बकवास अपने पास ही रखो, जब वापस लंदन जाओ तो ले जाना, फिर चाहे उसे मेरी तरफ से मार कर फेंक देना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तलाल और मूसा मेरे दामाद बनेंगे। मैं अपनी बेटियों को किसी और वडेरे के यहाँ नहीं भेजना चाहती। अपने घर के बच्चे हैं तो अपने सामने अपनी बेटियों को रखना चाहती हूँ। बाकी वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं मुझे कुछ लेना देना नहीं। जब वापस जाने लगो तो उसे साथ लेकर जाना। मैं अब उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मूसा वैसे भी उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है, खदीजा ने कहा। तो फिर मसला क्या है? मूसा उसमें दिलचस्पी ले रहा है तो आपको चाहिए कि उसकी शादी मूसा से कर दें। आप क्यों मायरा को उसके सर पर थोपना चाहती हैं? हर एक इंसान को अपनी पसंद की शादी करने का हक है। आप लोगों ने बड़े भाईजान की शादी फुप्फो की रिदा से कर दी, जबकि वो अपनी क्लास फेलो को चाहते थे, और अब यही हाल आप मूसा का करना चाहते हैं। वो मायरा से मोहब्बत नहीं करेगा। आप इस तरह क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उन्हें घर में रखने के लिए उनके जज्बात को कुचलना चाहते हैं। आप समझते क्यों नहीं सब लोग कि जब मोहब्बत होती है किसी से तो वो हमेशा दिल में रहती है? वो तल्ख लहजे में बोला। ये मेरे सामने मत बोलो। मोहब्बत पसंद ये सब ख्याली पुलाव है और इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान की जब शादी किसी से हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो खुद ब खुद गुजर बसर हो जाते हैं, और जिंदगी गुजर बसर का ही नाम है। क्या मुझे और तुम्हारे बाप को मोहब्बत थी एक दूसरे से? तुम्हारा बाप भी किसी और को ही पसंद करता था, मगर देखो गुजारा कर लिया ना, इतने बच्चे भी पैदा कर लिए। और रहा तुम्हारा भाईजान, इसके भी 2 बच्चे हो गए। यही जिंदगी है मेरे बच्चे, खदीजा ने सपाट लहजे में कहा। तो वो झुंझलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो सोफे पर बैठा आज से 12 साल पहले में खो गया। वो 20 साल का था जब 10 साल पहले उसके चचा चची की मैयत घर लाई गई, और उनकी एक 6 साल की बेटी रूहमा थी, और उसके ननिहाल वाले उसे ले न जाए इसलिए उसका निकाह महज 6 साल की बच्ची से करवा दिया गया था। ननिहाल वालों ने कोशिश तो बहुत की कि वो रूहमा को अपने साथ ले जाए, मगर यहाँ पर किसी ने उनकी चलने नहीं दी, तो वो सब लोग दिल मसोस कर वहाँ से चले गए। वो फितरतन बहुत नर्म दिल इंसान था, मगर उसे न जाने रूहमा से इतनी नफरत क्यों होने लगी। वो उस नन्ही सी गुड़िया से खेलने वाली बच्ची के साये से भी भागता था, और जिस दिन बड़े अब्बा ने उसे अपने साथ कमरे में सुलाने को कहा तो वो गुस्से से पागल ही हो गया था। उस दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट तैयार कर रहा था कि जब ही रूहमा मुंह बसूरती उसके पास आई। मीर भैया मुझे भी पढ़ा दें। मैंने ताई अम्मा से बोला कि वो मुझे पढ़ा दे, मगर उन्होंने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है। मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ और टीचर मुझे मारेगी। प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए। वो 6 साला मासूम सी बच्ची आंखें पटपटाकर बोलती उसे गुस्सा ही दिला गई। मुझे तुम्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर किसी और से पढ़ लो। वो चिढ़कर उठकर टेरेस पर चला गया। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से जब घर आया तो अंदर से आती आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। रूहमा आज भी किसी की मन्नत कर रही थी कि वो उसे पढ़ा दे। अरे बच्ची, तुम्हें ज़रूरत क्या है पढ़ने की? घर के काम सीखो क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बीबी जान की आवाज़ कानों से टकराई तो वो ज़ोर से लब भींच गया। हम ऐसा नहीं कर सकते ना बीबी जान। मम्मा ने बोला था कि हमेशा पढ़ना चाहिए ताकि आप मुश्किल हालात में मुकाबला कर सकें, और पढ़ने वाला बहुत स्ट्रांग बन जाता है, और मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। वो मासूमियत भरे लहजे में बोल रही थी। मर गई है तुम्हारी माँ, और उसके ख्यालात भी उसके साथ दफन हो चुके हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर सुगरा के साथ जाकर किचन में बर्तन धुलाओ, बीबी जान ने बेजारी भरे अंदाज में कहा। तो वो सर झुकाए उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। वो दिल ही दिल में कुड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और मैं लंदन जा रहा हूँ। अगली सुबह उसने गोया सबके सरों पर धमाका ही कर दिया था। और जो तुम्हारी बीवी है उसका क्या करना है? उसके वालिद ने पूछा। मैं आप लोगों पर एक बात वाजे कर दूं, मैं उसे ना अपनी बीवी मानता हूं और ना ही कभी मानूंगा। तो इसीलिए मशवरा यही है कि आप उसकी शादी किसी और से कर दीजिएगा। जब वो बड़ी होगी, और इतने छोटे बच्चे का बिना रजामंदी के निकाह वैसे भी नहीं होता। वो सर्दो सपाट लहजे में बोलता उन सबको शॉक्ड कर गया। फिर सबके लाख मना करने के बावजूद वो हायर स्टडी के लिए लंदन गया तो वापस आया ही नहीं। अब बीबी की मिन्नत समाजत पर वो उनसे 1 हफ्ते के लिए मिलने आया था। वहाँ उसका होटल था तो ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था। वो सर्द आह भरकर वापस आकर लेट गया। अच्छा बेटा, कल तैयार रहना, हम लोगों को बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, बड़े अब्बा ने कहा। तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगा। कौन सा काम बड़े अब्बा? उसने हैरानगी से पूछा। वो तुम्हें कल पता चल जाएगा, बड़े अब्बा ने इत्मीनान से जवाब दिया। तो वो सर झटक कर नाश्ता करने लगा। अगले दिन बड़े अब्बा ने उन्हें साथ लिया।
और रुहमा का वीज़ा लगवाने के लिए अप्लाई कर दिया। वो तो सदमे से पागल हो गया था। बस अब मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं ठहर सकता। मैं 7 दिन के लिए यहाँ पर आया था, अब मैं चौथे दिन ही वापस जा रहा हूँ और इसकी वजह है आप लोग। फिर से धोखा दे रहे हैं ना आप लोग मुझे? वो तब कर बोला। हम लोग कोई धोखा नहीं दे रहे। कब तक इसको यहाँ पर बिठा कर रखें? वो माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। मैं अपने मरने से पहले इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। अभी तुम कुछ दिन यहीं ठहरो और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करना और वापस चले जाना, और कुछ दिन के बाद वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। बड़े अब्बा ने इस बार सर्द लहजे में कहा तो वो लब भींच कर रह गया। फिर 2 दिन मजीद गुजारने के बाद वो लंदन वापस आ गया और रुहमा का वीज़ा 1 महीने तक लगना था, तो वो यहाँ आने वाली थी। मगर वो ये बात इरहा को कैसे बताता, ये समझ नहीं आ रहा था। काम की मसरूफियत की वजह से उसे इरहा को कुछ बताना याद नहीं रहा, और जिस दिन उसके होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट था, उससे 1 दिन पहले बड़े अब्बा की कॉल आई और उन्होंने कहा, कल सुबह की फ़्लाइट से रोहमा लंदन आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लो। इस बात को सुनकर उसका दिमाग जैसे माऊफ हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि कल इवेंट भी था और उसके बाद उसे इरहा के साथ कुछ वक्त भी गुजारना था। सबसे बड़ी परेशानी की वजह तो ये थी कि उसने इरहा को अभी तक बताया ही नहीं था। अगले दिन सुबह उसने खुद जाने के बजाय अपने मैनेजर को भेज दिया। वो खुद सारा दिन घर से बाहर ही रहा और रात गए जब वापस आया तो कमरे में अपने बेड पर कंबल तानकर सोए वजूद को देखकर ठिठक गया। व्हाट द हेल, ये लड़की मेरे बिस्तर में क्या कर रही है? वो गुस्से से बड़बड़ाकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकार कर बोला, ए लड़की, उठो यहाँ से और जाकर बाहर लाउंज में सो जाओ। कंबल हटाते ही जैसे ही वो उठी तो वो मबहूत सा रह गया। इस कदर कामिल हुस्न था और कुछ नौखेज अनछुई कली थी जो शायद इसीलिए इतनी खूबसूरत थी। वो अपनी सियाह मोटी मटकी हरनी जैसी आंखों से उसे देखे जा रही थी। वो बमुश्किल निगाहें चुराते हुए पीछे हुआ। मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो इसलिए तुम यहाँ से बाहर चली जाओ और सोफे पर सो जाओ। उमैर ने कहा तो वो चुपचाप उठी और उसके हाथों में मौजूद चूड़ियों के खनकने से एक हल्का सा शोर सा पैदा हुआ। वो बेख्तियार चौंक कर उसे देखने लगा। वो हल्की फेरोज़ी कलर के पाँव तक आती शेफोन की फ्रॉक पहने हुए थी और लंबे बाल आज जुड़े में मुक़य्यद थे। दिल बेख्तियार उन बालों को करीब से देखने की चाह करने लगा। लंबे बाल तो उसकी कमज़ोरी थे। इरहा को कई बार उसने लंबे बाल रखने को कहा, मगर इरहा कंधों से नीचे तक बालों को आने ही नहीं देती थी और इसी वजह से उन दोनों की अक्सर लड़ाई हो जाती थी। वो मबहूत सा उसे देखे गया, जो इतनी हसीन थी कि निगाहें हटाने को मन ही नहीं चाहता था। वो निगाहें चुराता अपनी साइड पर लेट गया। कुछ ही देर में वो सो चुका था। हमेशा की तरह रात के आखिरी पहर उसकी आंख खुली तो उसने घड़ी पर टाइम देखा और अपना ऑफिस वर्क करने के लिए उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। हाथ धोने के बाद वो कॉफ़ी बनाने के इरादे से बाहर आया तो सोफे पर लेटी उस लड़की को देखकर वो चौंक गया। वो सर्दी की वजह से अपने आप को समेट कर सोई हुई थी। ओ माय गॉड, मैंने भी उसको कंफर्टर नहीं दिया और ये पागल लड़की पूरी रात इसी तरह से सर्दी में सोई रही। वो तासुफ से सोचता वापस गया और अपने कमरे के बेड पर पड़ा हुआ कंफर्टर उठाकर उस पर उड़ाने लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी, तुम्हारी नींद खराब कर दी। तुम एक काम करो, जाकर कमरे में सो जाओ, मैं बाहर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ। वो बोला तो उसने चुपचाप कंफर्टर उठाया और रूम में चली गई। अजीब लड़की है, न थैंक्स बोलती है न सॉरी। कहीं ये गूंगी तो नहीं? वो बड़बड़ाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बचपन में तो बहुत ज़्यादा बोलती थी। हाँ, मेरा नाम भी लेती थी, मीर मीर बोलती थी मुझे। कहीं इसके बाद तो गूंगी नहीं हो गई? खुद ही से सवाल और जवाब करने लगा। फिर सर झटक कर वो किचन की तरफ बढ़ा और अपनी कॉफ़ी बनाकर अपना ऑफिस वर्क करने लगा। तकरीबन 5 बजे के करीब नींद से आंखें बोझल हुईं तो उठकर कमरे में आया तो वो लड़की वॉशरूम में थी। फिर जब वो बाहर निकली तो बगैर दुपट्टे के उसका वजूद देखकर वो अपनी निगाहें नहीं हटा पाया। उसकी बल खाती कमर पर चुटिया लहरा रही थी। वो यकटक उसे देखे जा रहा था, जबकि वो उसकी निगाहों से घबरा सी गई थी और जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर उसकी तरफ मुड़ी। ये जायनमाज किधर पड़े हैं? मैं सुबह भी नमाज ऐसे ही चादर बिछाकर पढ़ी थी और क़िबले का रुख भी कन्फर्म नहीं था। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि कानों में रस घुल रही थी। जी, मैं आपसे जायनमाज के मुतल्लिक पूछ रही हूँ, जायनमाज किस तरफ पड़े हैं? उसने दोबारा सवाल किया तो वो होश की दुनिया में आता चौंककर इधर उधर देखने लगा। दरअसल बात यह है कि मैंने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, तो मेरे पास तो है ही नहीं, लेकिन सुबह मैं अपने असिस्टेंट से कहकर तुम्हारे लिए मार्केट से मंगवा दूंगा। तुम अभी फ़िलहाल चादर पर ही नमाज पढ़ लो। वो सर खुजाते हुए बोला।
वो सर झटक कर अपनी चादर वहां पर बिछाती नमाज पढ़ने लगी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए उसे बगैर पलकें झपके देखने लगा था, और उसने आज तक कभी इरहा को भी इस तरह नहीं देखा था। वो बड़े सुकून और इत्मीनान से नमाज अदा कर रही थी, और नमाज अदा करने के बाद उसने चादर इकट्ठी की और बाहर जाने लगी तो बेइख्तियार वो उसे पुकार बैठा। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरा नाम नहीं मालूम? उसने मुड़ते हुए हैरानगी से कहा तो वो दिमाग पर जोर डालने लगा। कोई बात नहीं, मत सोचिए इतनी अहमियत की हामिल नहीं हूं कि मुझे याद रखा जाए। वो सपाट लहजे में बोली तो वो महज लब भींच कर निगाहें चुरा गया, और फिर चुपचाप नाम बताए बगैर ही बाहर निकल गई। उसने काफ़ी ज़्यादा उसका नाम सोचने की कोशिश की, मगर जहन में उसका नाम ही नहीं आ रहा था। फिर उसने उसकी तफसीलात, जो कि उसका वीज़ा बनाते हुए इस्तेमाल की थी, चेक की तो उसका नाम रुहमा लिखा था। ओह, इसका नाम रुहमा है, और मैं देखो भूल गया। खैर, अब उमैर राना तुमने याद रखना है नाम, वरना बड़ी इंसल्ट होने वाली है तुम्हारी। वो बड़बड़ाता हुआ सोने के लिए लेट गया। जब उसकी आंख खुली तो वो तैयार होकर बाहर निकला तो किचन से बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो रूहमा ऑमलेट बना रही थी। वो बिना उसके कहे जल्दी से कुर्सी घसीटकर बैठ गया। रूहमा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, और फिर उसने ट्रे में पराठा और ऑमलेट सजाकर उसके सामने रखा तो वो खाने लगा। वाह, कमाल का ऑमलेट बना है। पता है, जब से पाकिस्तान से आया हूँ, ये खाने के बाद मैंने इतनी बार ट्राई किया कि ऐसा ऑमलेट बनाऊं, इतनी ज़्यादा रेसिपी देखी, मगर इतना बकवास बनता है हर बार। कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, और कभी तो दोनों ही तेज़ हो जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं इसको बनाऊं कैसे। खैर, अब तो तुम कुछ दिन तक मेरे पास रहोगी, तो ऐसा करना, मुझे सिखा देना, फिर उसके बाद मैं खुद ही बनाना सीख लूँगा। और हाँ, तुम्हें अगर यहाँ पर रहकर कुछ भी करना है तो इत्मीनान से करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इसके अलावा अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें उससे मिलाने में पूरी मदद करूंगा, और घर के किसी भी फर्द से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं क्या करूंगा क्या नहीं, इसका जवाब मैं खुद दूंगा। और हाँ, हमारे दरमियान डाइवोर्स बहुत जल्द होगा, तो मैं खुद तुम्हारे लिए उस लड़के का रिश्ता लेने जाऊंगा। वो नॉनस्टॉप बोलता चला गया। उसकी बात पर रूहमा का रंग मुतगय्यर हो गया और दिल में टीसें सी उठने लगी थीं। कैसे वो उसके सामने किसी और की बीवी बनने के लिए कह रहा था? वो तो ऐसी बात तसव्वुर में भी सोच नहीं सकती थी। उसने तो पिछले 12 सालों से उसका इंतज़ार किया था, और जब इंतज़ार ख़त्म हुआ तो उसे मालूम हुआ कि वो तो उसे पसंद ही नहीं करता, और ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का रिश्ता है। मैं किसी लड़के को पसंद नहीं करती, उसने अपने तासुरात पर काबू पाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। ओके, अगर अब तुम पसंद करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और हाँ, तुम्हें मेरे किसी और से शादी करने से प्रॉब्लम तो नहीं है? उमैर ने बेख्तियार पूछा तो वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं? अगर मैं कहूँ भी कि मुझे प्रॉब्लम है तो आपने कौन सी शादी करने का इरादा कैंसिल कर देना है? उसकी बात पर उमैर ने निगाह चुराते हुए प्लेट पर झुक गया। फिर वो उसे अल्लाह हाफिज़ बोलने के बाद ऑफिस के लिए निकला, और रास्ते से उसने इरहा को पिक किया। चलो कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर पहले नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस चलते हैं, इरहा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। दरअसल मैंने तो नाश्ता कर लिया है, रूहमा ने नाश्ता बना दिया था। वो बेख्तियार बोल पड़ा। कौन रूहमा? वो एक लड़की रखी है, पाकिस्तानी खाने बनाती है, तो बस खाना खाकर आया हूँ उसके हाथ का। किसी दिन तुम सबको भी मैं इनवाइट करूँगा, आकर ट्राई करना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसके हाथ में बहुत जायका है। वो इरहा के सवाल पर बात को घुमाकर झूठ बोल गया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर के खाने कितने बुरे लगते हैं, और रही मैं तो कभी भी किचन में दाखिल नहीं हो सकती, इरहा ने कहा। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें ये सब सीखना चाहिए। कहते हैं शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है, तो मेरे दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। सॉरी मेरी जान, ये बिल्कुल नामुमकिन है। वैसे भी मैं तुम्हारे दिल में पहले ही जगह बना चुकी हूँ, तो ये मुझे मैदे से गुजरकर जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो डायरेक्ट दिल पर कदम रखती हूँ, इरहा मुतकब्बिराना अंदाज में बोली। हाँ, ये भी है। वैसे ये जो कदम तुमने मेरे दिल पर रखा है ना, ये तो तुमने अपनी सलाहियत की वजह से रखा है। तुमने जिस तरह मेहनत की, मेरे बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तो वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर के बाद वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम को जब वो ऑफिस से घर आया तो पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था, हर तरफ सफाई और सलीका दिख रहा था। वो कमरे में आया तो हर चीज़ अपने ठिकाने पर मौजूद थी। वो वॉशरूम में गया तो उसका बाथरोब वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो रूहमा को पुकारते हुए किचन में आया तो वो मुड़कर उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। ये मेरा बाथरोब कहाँ है? उसने पूछा। वॉशरूम में पड़ा था तो मुझे लगा कि ये धोने वाला है, तो मैंने धो दिया, वो आहिस्ता से बोली। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं हर हफ्ते लॉन्ड्री में दे देता हूँ। वैसे भी वो धोने वाला नहीं था, मैंने सुबह ही इस्तेमाल किया था और फिर शाम को भी वही कर लेता हूँ। वो झुंझलाकर बोला। आप पूरे हफ्ते में एक ही इस्तेमाल करते हैं? छी, गंदे!
वो नाक मुंह चढ़ाकर बोली, मैंने कब कहा कि मैं पूरे हफ्ते में एक ही यूज करता हूँ? मैंने ये कहा कि सुबह को तो यूज करता हूँ, शाम को आकर भी वही यूज कर लेता हूँ। वो झुंझलाकर बोला, अल्लाह अल्लाह, इससे पहले जो आपने कहा कि हफ्ते बाद लॉन्ड्री में देता हूँ, तो इसका मतलब हुआ ना कि पूरे हफ्ते यूज करते हैं, फिर लॉन्ड्री में जाता है, फिर धुल कर आता है। वो मुंह बनाकर बोली, ओ गॉड, चुप करो लड़की, कल तुम्हारे आने से पहले मैंने लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए थे, जिनमें मेरे 7 बाथरोब थे, और ये 8वां जायद होता था, जो कि मैं आज के दिन पहनता हूँ, और कल सुबह सुबह मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे, और फिर कल मैं इन्हें यूज करना शुरू करूंगा। आई समझ में बात? वो वजाहत पेश करते हुए बोला, जी आ गई है समझ, अब आप ऐसे ही नहा लें, क्योंकि वो अभी गीला होगा। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोलती अपना काम करने लगी। ऐसे कैसे नहा सकता हूँ? मुझे नहाने के बाद बाथरूम पहनने की आदत है। वो चिल्लाकर बोला, आज अगर आप यूज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप नहाने के बाद अपना सूट पहन लीजिए, देखिएगा कोई कयामत नहीं आएगी। वो तंजिया लहजे में बोली, तो वो उसे आंखें सुकेड़ कर देखने लगा। बहुत शुक्रिया आपके मशवरे के लिए, लेकिन मैं जब तक खुद को ड्राई ना कर लूं तब तक मैं कपड़े नहीं पहनता। मुझे हमेशा से ही ऐसे नहाने के बाद बाथरोब पहनने की आदत है। वो सख्त झुंझलाकर बोला, बाल जिससे रगड़ते हैं ना, आपका वो टावल काफी बड़ा है, उससे जिस्म खुश्क कर लीजिएगा, कसम से हो जाता है। वो हनूज तंजिया लहजे में बोल रही थी। उमैर ने अब की बार उसे गुस्से से देखा। मुझे इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है कीजिए। खैर अब कोई चारा नहीं, यही करना पड़ेगा। वो सर्द आह भरकर अपने कमरे में आया और अपना टावल लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। फिर वो फ्रेश होने के बाद अपना टावल बांधता अपने ध्यान में बाहर निकला कि वो वार्डरोब से अपने कपड़े लेती पलटती रूहमा से इतनी जोर से टकराकर उसे लिएते जमीन पर ऐसे गिरा कि खुद पीठ के बल था और रूहमा उसके ऊपर। वो हड़बड़ाकर जल्दी से उसके ऊपर से उठने लगी, मगर दोबारा से फिसलकर वो दोबारा से उसके ऊपर गिरी और उसके लब सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर टकराए। तो उमैर को ऐसा महसूस हुआ कि एक बरकी रमक पूरे वजूद में दौड़ गई और हाथ बेख्तियार उसकी कमर के गिर्द लिपट गया। तो वो घबराकर फिर से उठी तो उमैर का हाथ मजबूती से कमर के गिर्द था, इसी वजह से वो दोबारा से गिरी और अब की बार उसके लबों से लब टकराए थे और उमैर की धड़कन में इंतशार पैदा हुआ। वो बेख्तियार उसके लबों को दस्तरस में ले गया। वो उसकी गिरफ्त में मचल रही थी, मगर उमैर की शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। मन था कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके और इरहा के बीच भी ये कई बार हुआ था, मगर ये कुछ अलग ही था। उसके एहसासात कुछ अलग थे। फिर हलक में उसके आंसुओं का नमकीन जायका गया तो वो आहिस्ता से उसे छोड़ता पीछे हुआ। वो तेजी से जमीन से उठकर तकरीबन भागते हुए खुद को वॉशरूम में बंद कर चुकी थी। वो सोफे पर बैठ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया था? ऐसे कैसे कर दिया मैंने ये सब? ये क्या सोचती होगी मेरे मुताल्लिक? वो खुद को कोसने लगा। फिर काफी देर के बाद वो वॉशरूम से निकली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। कपड़े बदलता बाहर आया तो वो टेबल पर खाना लगा रही थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया और हिम्मत करके निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसका चेहरा रोने से सुर्ख हुआ था। आई एम रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज तुम इस बात का कोई मतलब ना लेना, इंसान हूँ, बहक सकता हूँ। वो आहिस्ता से बोला। उसकी बात के जवाब में बिना कुछ कहे मुड़ी और अपना खाना ट्रे में डालकर बाहर निकल गई। तौबा, कितना नखरा है इस लड़की का। क्या हो गया है? छू ही तो लिया ना, बीवी है मेरी, अगर छू भी लिया तो हर्ज ही क्या था? वो दिल ही दिल में कुड़ते हुए सोचने लगा। फिर खाना खाने के बाद वो उठा और कमरे में चला गया। अगले दिन जब आंख खुली तो वो काफी लेट था। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल आया। ऑफिस में भी वो सारा दिन अजीब सा रवैया इख्तियार करता रहा। ऑफिस में जैसे दिल ही नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी सरायत कर रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी के अभी घर वापस चला जाए। आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमसे कब से बात कर रही हूँ, इरहा ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। कुछ कह रही थी तुम? वो नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए बोला तो इरहा को गुस्सा ही आ गया और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। अरे क्या हुआ? तुम कुछ कह रही थी, बात तो कर लो बैठकर। वो जल्दी से बोला, मगर वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकलती चली गई। मेरी बात तो सुनो यार, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था, सर में शदीद दर्द थी, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाया। वो उसके पीछे आते हुए बोला तो वो मुड़कर उसे देखने लगी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो बता दो मुझे, बाद में पता चली ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो उसे धमकी देते हुए बोली तो उसके अंदाज पर वो भी भड़क उठा और दोनों के दरमियान झगड़ा हो चुका था और वो गुस्से से वहां से चली गई। वो शाम को उसे मनाने के लिए एक कैफे में ले आया। तो क्या लोगी? उसने मेन्यू कार्ड देखते हुए पूछा। तुम ये सब छोड़ो और अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ध्यान किधर होता है। आज तुम बिल्कुल भी अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी बहुत उलझी हुई थी। मिस्टर कागिल इम्प्रेस ही नहीं लगे। वजह बताओ मुझे, इरहा ने मेन्यू कार्ड छीनते हुए कहा। यार कोई वजह नहीं है, बस सर दर्द है, बताया तो था तुम्हें, वो निगाहें मिलाए बगैर बोला।
ओके, सब छोड़ो। अब ये बताओ कि नेक्स्ट वीक जो पार्टी है उसमें हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश पाकिस्तानी मांग रहे हैं, तो क्या तुम्हारी वो शेफ बिरयानी बना पाएगी? इरहा की बात पर वो चौंक गया। इतनी बिरयानी कैसे बनाएगी वो इरहा? वो छोटा मोटा काम कर सकती है। वो जल्दी से बोला, हमने वो बिरयानी सिर्फ मिस्टर कागिल और उनके स्टाफ को सर्व करनी है। 2-3 किलो काफ़ी होगी, और इतनी तो वो बना ही सकती है ना। तुम जानते हो ना कि वो पहले ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उन्हें उनकी पसंद का मेन्यू ना मिला तो ये ना हो कि वो ये इवेंट हमें दे ही ना। सो प्लीज़ उसे कहो कि वो ये करे, इरहा ने कहा। चलो ठीक है, मैं बात करके फिर बता देता हूँ तुम्हें, वो अपनी कनपटियाँ दबाते हुए बोला। मुझे लग रहा है तुम्हारे वाकई सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसा करो कि जाकर आराम करो कुछ देर, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इरहा ने कहा। तो वो उठकर खड़ा हो गया। वो घर पहुंचा तो रूहमा हमेशा की तरह खुद को किसी काम में उलझाए हुए थी। वो किचन को चमकाने में मसरूफ थी। फिरोजी कलर की शॉर्ट शर्ट और शलवार के साथ दुपट्टा कमर के गिर्द बांधा हुआ वो स्टूल पर चढ़ी कैबिनेट चमकाने में मसरूफ थी। उसकी लंबी चुटिया नागिन की तरह बल खाती उसकी पतली कमर पर लहरा रही थी। दिल जैसे उसे छूने की तमन्ना करने लगा। वो हल्का सा उसके पास जाकर खंकारा तो वो एकदम से हड़बड़ा सी गई और साथ ही स्टूल डिसबैलेंस हुआ और वो गिरने लगी थी, और उससे पहले कि वो गिरती उसे अपनी बाहों में थाम गया। वो उसकी बाहों में जोर से आंखें मींचे उसकी शर्ट के कॉलर को जोर से दबोचे कपकपाते हुए उसके बहुत करीब थी, और दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरों से टकरा रही थी। वो आहिस्ता से उसे जमीन पर उतारता पीछे हुआ तो वो जल्दी से अपने कमर के गिर्द लिपेटे दुपट्टे को खोलती शानों पर ले गई। ये सब करने की क्या जरूरत है? हफ्ते बाद वो काम वाली आती है, तुम उसे सब बता देना, वो कर लेगी, उसने कहा। अगर उसे करना होता तो बिना कहे भी करती। इतना गंद है आपके घर में, मुझे तो देखकर ही उलझन हो रही थी। कोई चीज़ किसी जगह कर नहीं है। वैसे भी मुझे ये सब करने की आदत है, मैं फारिग नहीं बैठ सकती, वो तेज़ लहजे में बोली। काम वालियां तो फिर ऐसे ही काम करती हैं ना। अब मैंने कभी उससे नहीं कहा कि ये कर दो वो कर दो, और ना ही मैं किसी के काम में दखल अंदाजी देता हूँ, वो सर झटक कर बोला। तो वो बिना कुछ कहे अपना बाकी काम निपटाने लगी। कुछ देर तक उसे देखता रहा कि वो उससे कोई बात करेगी, फिर वो मायूस सा होकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कपड़े चेंज करने के बाद जब वो आकर बैठा तो उसी वक्त रूमा उसके लिए गरम गरम चाय बनाकर ले आई। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही थी, वो उसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखते हुए बोला। वो वापस पलटने लगी तो उमैर ने उसे एकदम पुकारा। सुनो रूमा, प्लीज़ यहाँ 1 मिनट के लिए बैठना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बिना कुछ बोले फर्माबरदारी से चुपचाप उसके सामने बैठ गई। एक्चुअली मैं इवेंट प्लानर हूँ, मतलब लोगों के इवेंट पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूँ। मिस्टर कागिल के बेटे की शादी है और वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो वो कुछ हमारी डिशेस वगैरह चखना चाहते हैं, तो क्या तुम प्लीज़ बिरयानी बना दोगी प्लीज़? उमैर ने इल्तिजाइया अंदाज में पूछा। जी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सर झुकाए हुए आहिस्ता से बोली। थैंक यू सो मच, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इसकी पेमेंट ज़रूर मिलेगी। तुम एक तरह से ये जॉब कर रही हो मेरे लिए, और मैं तुम्हें इसकी पेमेंट दूंगा, उमैर ने कहा। तो उसने निगाहें उठाकर उसे देखा और आहिस्ता से बोली, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इन पैसों का क्या करना है? वहाँ घर में भी मुझे बड़े बाबा और ताया अब्बा सब कुछ ला कर देते थे, और यहाँ पर आप ला देते हैं, तो कोई बात नहीं, वो आहिस्ता से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। उसके कमरे से जाने के बाद उमैर ने इन 3-4 दिनों के मुतल्लिक सोचा तो उसे याद है कि उसने इन 3-4 दिनों में एक बार भी उससे नहीं पूछा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, या उसे कोई चीज़ पसंद है। तो वो उसके मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानता था। उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई, और फिर उसने दिल में इरादा बांध लिया कि जब तक वो उसकी ज़िंदगी में है वो उसकी हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करेगा। पूरा हफ्ता गुजर चुका था और वो उसे शॉपिंग के लिए कहता रहा, मगर वो हर बार ना कह देती थी। मगर उसने एक काम किया था कि उसने बड़े अब्बा को फ़ोन करके उसके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह मंगवा लिए थे, जो कि उसका दोस्त आज ही लेकर आया। उसे शॉपिंग बैग देते हुए बोला, ये मैंने बड़े अब्बा से कहकर मंगवा लिए हैं कुछ कपड़े, तुम्हें उन्हीं की पसंद पहनना अच्छा लगता है ना, इनमें से कोई भी सूट रख लेना तुम, और वहाँ किचन से फारिग होगी तो फ्रेश होकर भी कोई ड्रेस वगैरह पहन लेना, वो जल्दी से बोला। हम कहीं जा रहे हैं क्या? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, वो तुम्हें बताया था ना कि इवेंट के लिए बिरयानी बनानी है, तो वहीं जा रहे हैं, भूल गई थी क्या? नहीं, मैं आपका काम कैसे भूल सकती हूँ, मुझे लगा था कि मुझे घर में ही बनानी है, उसकी बात के जवाब में जल्दी से बोली। नहीं स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हें होटल लेकर जाना है, वहाँ तुम स्टाफ के साथ मिलकर काम करोगी, यहाँ अकेली तो खप जाओगी। खैर, बाकी की बातें रास्ते में बताऊंगा, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी चीज़ें उठाओ और नीचे आ जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। वो कहकर उसकी बात सुने बगैर नीचे की जानिब बढ़ गया। वो कहकर तो खुद बाहर निकल गया, मगर रूहमा का दिमाग उसकी स्वीटहार्ट पर ही थम गया था। स्वीटहार्ट तो उसे बोलते हैं ना जो दिल के करीब होता है, तो इन्होंने मुझे क्यों बोला?
वो उलझते हुए सोचे जा रही थी। फिर वो उसकी बात याद आने पे जल्दी से अपना एक ड्रेस पकड़कर उसके पीछे भागती हुई आई। मैं कितनी गंदी बनी हुई थी और आपने मुझे ऐसे ही लेकर जाना है क्या? मुझे कपड़े तो चेंज करने देते। वो गाड़ी में बैठे हुए झुल्लाए हुए अंदाज में बोली। अरे तुम कौन सा किसी फैशन शो में जा रही हो या किसी दावत में जा रही हो कि तुम्हें इतना तैयार होना है? वहाँ सब करने के बाद कपड़े चेंज कर लेना। खैर अच्छा, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, वहाँ किसी को ये मत कहना कि तुम मेरी बीवी हो, प्लीज। उमैर की बात पर उसके चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी खुद का वहाँ तारुफ करवाकर। मैं जानती हूँ कि मेरा साथ आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। मेरे जैसी सीधी सादी लड़की आप जैसे इंसान की बीवी हो ही नहीं सकती। वो तल्ख लहजे में बोली। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा ये मकसद नहीं था। दरअसल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगी, और आज मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो जल्दी से उसे एक्सप्लेन करने लगा, मगर वो खुद भी हैरान था कि वो उसे वजाहत क्यों पेश कर रहा है। आपको मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी औकात और अपनी हैसियत को जानती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बचपन से ये सब सहती आ रही हूँ। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली तो उसका टूटा बिखरा सा लहजा उसे तड़पा सा गया। न जाने उसके आंसू और उसकी तकलीफ से उसे क्यों फ़र्क पड़ रहा था। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, वो लब चबाते हुए बोला। इट्स ओके, वो सपाट लहजे में कहती विंडो से बाहर देखने लगी। वो लब भींचकर गाड़ी चलाने लगा, मगर साथ ही गाहे बगाहे उसको भी देख रहा था, जो कि खोई खोई सी बाहर के नज़ारों को देख रही थी। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उसे स्टाफ के साथ उसने किचन में भेज दिया। उसने सबके साथ मिलकर जल्दी से सब कुछ मैनेज कर लिया था, और ना सिर्फ वो बिरयानी बना चुकी थी, बल्कि मीठे में उसने आइसक्रीम केक भी बनाया था। उसने कुछ कुकिंग कोर्स कर रखे थे, तो स्टाफ के साथ कॉन्टिनेंटल फूड बनाने में भी मदद कर रही थी। कुछ देर के बाद उमैर अंदर दाखिल हुआ और सब डिशेस चखने के बाद रूहमा की जानिब मुड़ा। सो अमेजिंग यार, मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हें अपने होटल की स्पेशल शेफ बना लूं। सुपर्ब। वो आंखें मीचकर उसकी तारीफ कर रहा था, और रूहमा के दिल में जैसे सुकून सा उतर रहा था। ये मेरी मेहमान है, तो आप इसे स्पेशल रूम में पहुंचा दीजिए, वहां ये अपने कपड़े चेंज कर लेगी। वो अपने मैनेजर से बोलता उसकी तरफ पलटा। रूहमा, आप प्लीज़ इनके साथ जाइए और जाकर कपड़े वगैरह चेंज करें। अगर आराम करना चाहती हैं तो आराम कर लीजिएगा। वो नरम लहजे में बोलता पलटने ही लगा कि फ्रेश सी इरहा अंदर दाखिल हुई। ओह, तो ये है वो लड़की, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। इरहा ने चुभती हुई निगाहों से देखते हुए कहा, तो वो लब भींच कर रह गया। वो बिना कुछ बोले मैनेजर के साथ रूम में चली गई, और इरहा सब मेहमानों को अटेंड करने लगी। कुछ देर के बाद मिस्टर कागिल की होने वाली बहू और बेटे की एंट्री थी, मगर उस वक्त लाइट्स ऑफ हो गईं। रोमा ने स्पेशल रूम में जाकर शावर लिया, और फिर वो फ्रेश होने के बाद अपने लंबे बालों को सुलझाकर कमर पर डाले नीचे की जानिब बढ़ी। वो सीढ़ियों के पास आई ही थी कि अचानक से लाइट्स ऑफ हो गईं। इसका दिल जैसे बंद सा होने लगा, मगर उसी वक्त स्पोर्ट्स लाइट्स इस पर पड़ी तो वो घबराकर इधर उधर देख रही थी। उमैर तो मबहूत सा इसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। हटाओ ये लाइट, ये स्पॉट्स लाइट मिस्टर कारगिल के बेटे और बहू पर मारनी थी, मगर तुम लोग किस पर मार रहे हो, पागल बेवकूफ। इरहा स्टाफ पर बरस पड़ी तो उन्होंने जल्दी से स्पॉटलाइट बंद की, और साथ ही पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गईं, और रोमा घबराकर तेजी से पलटकर वहां से चली गईं। उमैर को एकदम सब फीका फीका सा महसूस हुआ। कौन थी ये लड़की, मिस्टर उमैर? मिस्टर कारगिल ने पूछा। दरअसल वो हमारे स्टाफ मेंबर की हेल्प करने आई थी। मिस्टर उमैर की पर्सनल शेफ है, इनके लिए घर में खाना वगैरह बनाती है। इससे पहले कि वो जवाब देता, इरहा ने जल्दी से कहा, बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ ज़रा इन्हें नीचे तो बुलाइए। हम ज़रा इनका बनाया खाना इनके सामने ही चेक करेंगे और इन्हें बताएंगे कि कैसा बना है, मिस्टर कारगिल ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर कारगिल, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मैं उन्हें पैगाम दे दूंगा। मिस्टर कारगिल की बात पर वो एकदम से चौंक गया। उसे उनकी आंखों में अजीब सी चमक महसूस हुई, जिसे देखकर उसने जोर से लब भींच लिए। अरे बुलाइए ना इसे, मैं खुद पर्सनली इनसे मिलकर इनकी तारीफ करना चाहूँगा, कारगिल ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं पे करता हूँ, आप मेरे सामने इसकी तारीफ कर दीजिएगा, मैं इसे ज़्यादा पे कर दूंगा। उमैर जल्दी से बोला, मगर कारगिल के बार बार इसरार पर इरहा उसे ले आई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसे यहाँ लेकर आने की? देखो ज़रा वो किस कदर घबरा गई है। वो एक मशरक़ी लड़की है, उसे ये सब नहीं पसंद। वो रोमा की तरफ देखकर बोला, जो सबकी बेबाक निगाहों से बहुत घबराहट का शिकार थी। तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारी नौकरानी है वो, और उस पर फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारा हर काम पूरा करे, और ये भी उसके काम का ही हिस्सा है, हमारे मेहमानों को खुश करना। इरहा ने नागवारी से कहा तो वो ज़ोर से मुट्ठियां भींच गया।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम समझ रही हो ना कि तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ये शख्स इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। वो लब कुचलते हुए बोला। तो क्या हुआ, लेने दो, तुम्हारी नौकरानी है, बीवी थोड़ी है कि तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है। इरहा लापरवाही से बोलती उसे जहर लगी। मिस्टर कारगिल ने बिरयानी ट्राई करने के बाद उसके गाल को छूना चाहा तो वो गड़बड़ाकर पीछे हुई। मिस्टर कारगिल उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या ये लड़की मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? मैं कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। कारगिल की बात पर रोमा ने तड़प कर देखा तो उसे आज ये मालूम हो गया कि वो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जानती है। मिस्टर कारगिल, अपनी हद पार मत कीजिए, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। क्या हो गया तुम्हें उमैर? तुम एक नौकरानी के लिए मिस्टर कारगिल से इस तरह बात कर रहे हो? ये डील तुम्हारा ख्वाब है और तुम अपने इस ख्वाब के साथ इस तरह नहीं कर सकते। इरहा ने पास आकर सख्त लहजे में उसे कहा तो जख्मी निगाहों से उसे देखते हुए तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अगर ये ऑफर तुम्हें करते तो तब मैं तुम्हारे लिए बोलता, तब भी तुम यही कहती? क्या मिस्टर कारगिल अगर तुम्हें ये ऑफर करेंगे तो मेरे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद को उनके हवाले कर दोगी? वो उसकी आंखों में आंखें डाले इंतहाई गुस्से से बोला। तुम अपनी हद पार कर रहे हो और इस 2 टके की नौकरानी के लिए तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? इसे और मुझे एक जैसा एक लाइन में खड़ा कर रहे हो? क्या इसमें और मुझ में फर्क नहीं है? उसकी बात पर तिलमिलाकर बोली। क्यों? तुम्हारी इज्जत है क्योंकि तुम्हारा एक नाम है, और जो तुमसे नीचे हैं, जो तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती? जो बात मैंने मिस्टर कारगिल से कही है वो तुम्हें कहनी चाहिए, क्योंकि हर औरत की इज्जत सांझी हुआ करती है, चाहे वो तुम हो या फिर वो। यहाँ पर मौजूद कोई भी लेडी स्टाफ औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे नज़दीक, और उसकी इज्जत मुझे उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हारी। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी रोमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। तुम मुझे इस 2 टके की लड़की के साथ मिला रहे हो? मेरा और उसका क्या मुकाबला? इरहा चीख कर बोली। सही कहा तुमने, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं बनता। मैंने जो तुम्हारे और उसके दरमियान मुकाबला किया ना, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि तुम दोनों का कोई मुकाबला बनता भी नहीं है। और हाँ, ये 2 टके की लड़की नहीं है, ये उमैर राना की बीवी है। वो बोला तो इरहा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया। अरे तुम तो औरत होकर औरत की इज्जत नहीं करती, तुम मेरी इज्जत की क्या रखवाली करोगी? आज से मेरा और तुम्हारा हर किस्म का रिश्ता खत्म ही समझो। वो चीख कर बोला और इरहा ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। वो चलता हुआ फक चेहरा लिए खड़ी रोमा के पास आया और उसका हाथ थामकर उसे वहां से लेकर बाहर आ गया। उसे बड़े आराम से उसकी फ्रंट सीट पर बिठाया और फिर घर के लिए निकला। वो अभी तक बिल्कुल सहमी हुई थी। उसका हाथ थामे अपने फ्लैट की जानिब बढ़ गया। वो अंदर आकर सोफे के साथ लगी जमीन पर बैठ गई। रोमा, तुम ठीक हो? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगा तो वो जख्मी निगाहों से उसे देखती एक झटके से उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अगली सुबह वो उसके लिए नाश्ता बनाकर उसके सामने रखती पलटने लगी तो वो जल्दी से उसका हाथ थाम गया। प्लीज़ मेरे पास बैठकर एक बार मेरी बात सुन लो, वो इल्तिजाई अंदाज में बोला तो वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाती अपनी ट्रे थामकर अंदर की जानिब बढ़ गई। इसकी बेरुखी पर जैसे वो तड़प ही उठा था। हालांकि दोनों के बीच कभी भी प्यार और मोहब्बत वाला कोई मामला नहीं था, मगर इसके बावजूद भी न जाने आज उसकी आंखों में इतनी अजनबियत थी कि वो सह नहीं पा रहा था। नाश्ता करने के बाद वो लाउंज में बैठा उसी का मुंतजिर था कि वो बाहर आकर उससे कोई बात करेगी, मगर वो नहीं आई तो वो खुद ही उठकर कमरे में आया तो वो शायद वॉशरूम में थी। कुछ देर के बाद वो नहाकर बाहर निकली और टावल से बाल रगड़ती सपाट चेहरे से खड़ी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और धीरे से उसको अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज़ मुझे बेरुखी से मत देखो, तुम्हारा ये अंदाज मुझे तकलीफ दे रहा है। वो उसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला। आपको मेरी बेरुखी से या मेरी मोहब्बत से क्या लेना देना? आप तो छोड़ना चाहते थे ना मुझे, तो अब क्यों कर रहे हैं आप ये? अब मुझ पे कौन से सुरखाब के पर लग गए कि आपको मेरी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है? मैं तो ऐसी ही हूँ, इतने दिनों से आपके साथ हूँ। कब हमारे दरमियान कोई ऐसा मोहब्बत भरा ताल्लुक रहा है कि अब आपको मेरा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा है? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए गुस्से से बोली। वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे वार्डरोब से लगाए उसके लबों को दस्तरस में ले गया। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाते उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी गर्दन और उसके सीने को नोचते उसे पीछे धकेल रही थी। फिर उसने जोर से उसके लबों को काटा तो वो हड़बड़ाकर उसे छोड़ता पीछे होते अपने दुखते लब पे हाथ रखा तो उसमें से खून रिस रहा था। उफ, जंगली बिल्ली! वो सिसकारी भरता जल्दी से टिश्यू से लब साफ करने लगा। आइंदा से अगर मुझे मेरी इजाज़त के बगैर आपने छुआ ना तो इससे बुरा हशर करूंगी।
वो उंगली से वॉर्न करते हुए बोलती उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो वो मुस्कुराता हुआ उसकी कमर में हाथ डालता उसकी आंखों में झांकने लगा, जहां पर अब झिंझलाहट भरे तासुरात दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे लगाए हर जख्म दिलो जान से कबूल है, और ये मोहब्बत भरा जख्म तो आबे हयात है। तुम चाहो तो मेरे सीने पे भी ये जख्म दे सकती हो। वो अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए निचला लब दांतों तले दबाकर बेबाकी से बोला तो वो शर्म से सुर्ख हो गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और मुझसे ये बेहुदा बातें बिल्कुल मत कीजिए। वो निगाहें चुराकर बोली तो वो उसके रुखसार पे बाइट करता उसे सिसकारी भरने पे मजबूर कर गया। फिर बाहर बेल की आवाज़ सुनाई दी तो वो उसे छोड़ता तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा तो वहां पर मिस्टर कागिल खड़ा था। हाय, आपने मेरी ऑफर के बारे में कुछ नहीं बताया? मिस्टर कागिल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। दरवाजे पे खड़ी रूहमा फक चेहरे से उसे देख रही थी। मुझे आपकी किसी ऑफर को कबूल नहीं करना। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं, वरना दूसरी सूरत में मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो सर्द लहजे में बोला। मुझे पुलिस के हवाले करोगे तुम? जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हारा जो इतना बड़ा ख्वाब है ना 5 स्टार होटल चेन बनाने का, वो खाक में मिल जाएगा। मिस्टर कागिल ने तंजिया लहजे में कहा। मैं अपने ख्वाबों को पूरा करने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, और मुझे आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ऐसे घटिया लोगों से मैं राब्ते नहीं रखता। अब तशरीफ़ ले जाइए, वरना सच में पुलिस को बुलाऊंगा। वो चबा चबा कर बोला तो कागिल ने लब भींच कर उसे देखा। तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें जो ऑफर दे रहा हूं उसे कबूल कर लो। तुम्हें कई होटलों का मालिक बना दूंगा। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो शख्स फिर से उसे लालच दे रहा था, मगर उसने जाकर फ्लैट का दरवाज़ा खोलते उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो गुस्से से बाहर निकल गया। उसने पुलिस फोर्स में मौजूद अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी सिचुएशन बताई तो उसने उसे प्रोटेक्शन देने का वादा कर लिया। वो पुरसुकून सा होकर इटली से आई ऑफर पे गौर व फिक्र करने लगा। रात देर तक वो इसी काम में लगा हुआ था, और फिर काफ़ी देर के बाद वो कमरे में आया तो कमरे में मिलगजा सा अंधेरा था। वो अपनी दुखती आंखों को दबाते हुए अपने ध्यान में बेड की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो बेड पे सोई रूहमा के ऊपर गिरा। और वो उस वक्त कच्ची पक्की नींद में थी, तो इस तरह किसी को अपने ऊपर गिरता देखकर जैसे अपने हवास खो बैठी और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। उसके यूं चीखने पर हड़बड़ाकर उसके मुंह पर हाथ रखता जल्दी से रिमोट से लाइट्स ऑन कर गया। वो वहशतज़दा निगाहों से उसे देख रही थी। वो आहिस्ता से उस पर से उठा तो वो उठकर बैठते घुटनों में सर दिए रोने लगी। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मिस्टर कागिल की बातों पर बहुत परेशान हो। तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगा। प्लीज़, जो भी हुआ अब उसे भुला दो। इसके सामने बैठते हुए शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला। क्या क्या भुलाऊं? मेरे दिल पर बहुत सी यादें नक्श हैं। ये पहली बार नहीं था कि किसी मर्द ने मुझे पहली बार छुआ हो। सबसे पहले आपके भाई ने इसी नीयत से छुआ। मुझे लगा कि वो हमदर्दी कर रहा है। नासमझ थी, छोटी थी, तो इन बातों का पता नहीं चल रहा था। आपके जाने के बाद वो मुझे कहता था, कोई बात नहीं, अगर उमैर नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तुम मेरे बाजू पर सर रखकर सो जाया करो। और वो मुझे गंदी निगाहों से देखता था, बहाने बहाने से छूता भी था। अच्छे बुरे की उस वक्त समझ नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता था। जब मैं 10 साल की थी तो वो एक रात मुझे नोचने। प्लीज़ आगे मत बोलो। वो बात काटते हुए कानों पर हाथ रख के चिल्लाया और आंसू आंखों से निकलते बियर्ड में जज्ब हो रहे थे। नहीं, सुनिए आगे। मेरे दिल पर लगे जख्म को सुनना पड़ेगा आपको। वो बहाने से छूते मेरे बहुत करीब आए। बमुश्किल खुद को बचाकर पूरी रात सर्वेंट क्वार्टर में छुपी रही। फिर मैंने मासूमियत में ये बात ताई अम्मा को बताई तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए हॉस्टल भेज दिया। मगर दरिंदे वहाँ भी थे, वार्डन, बावर्ची, वैन वाले के रूप में, टीचर के रूप में। मुझे पास करने के लिए टीचर्स मुझे अपने पास बुलाकर बहाने से छूते थे। मगर न जाने कौन सी दुआएं थीं कि ये काम बस छूने तक ही रहा। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जब मैं हॉस्टल से घर आई तो आपके भाई ने मेरे कमरे में आकर मेरी इज्जत लूटना चाही, और मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से भाग गई और बड़े बाबा से टकरा गई। आपका भाई मेरे पीछे ही था और बड़े बाबा को देखते ही सब समझ आ गई। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं तो उनके ख़ानदानी इज्जत व वक़ार पर हर्फ आता। तो इसीलिए उन्होंने एक फ़ैसला किया कि अब मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा मेरी इज्जत को महफूज करने के लिए। और यहाँ भी दरिंदे छुपे जो जिस्म को चाहते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, मैं ये भी कर लूँगी, मगर मुझे छोड़िएगा मत। मुझे बहुत डर लगता है आपसे दूर होने से। रोते हुए बोल रही थी और वो भी आंसू बहाते हुए उसे सुन रहा था।
आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरा वादा है कि आइंदा से कोई भी तुम्हें गंदी निगाह से नहीं देखेगा। तुम्हारा उमैर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसकी आंखों को चूमते हुए नम लहजे में बोला। और जो मिस्टर कागिल की वजह से आपकी डील खराब होगी, अब क्या करेंगे? छोड़ दूंगा सब कुछ और चला जाऊंगा तुम्हें यहाँ से लेकर, जहाँ पर तुम्हारी कोई भी तल्ख याद ना हो। मेरा वादा है, आइंदा से कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ गंदी निगाह से भी नहीं देखेगा। उसका माथा चूमते हुए बोला। लेकिन आपका ये बिजनेस, आप इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मायूस लहजे में बोली। दरअसल मुझे एक इवेंट कंपनी में ऑफर हुई थी। इटली में है वो कंपनी, मगर मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया था तब, तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी हमारी ऑफर की, तो हमसे एक बार राब्ता कीजिएगा। तो मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ मिला तो ठीक है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो मैं अपनी लाइफ के साथ कर ही लूँगा। तुम साथ हो तो सब हो जाएगा। वो अब की बार उसके रुखसार पे लब रखते हुए बोला तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। वो अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी थी। अब मेरा दिल बहुत बेईमान हुआ है तुम पर। तुम्हें छू सकता हूँ, शायद मेरे बेकरार दिल को करार मिल जाए। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला तो वो सुर्ख चेहरे से देखती अपनी पलकें झुकाती उसे इजाज़त दे गई। वो रात भर उस पे शिद्दतें बरसाता रहा। वो उसकी कुर्बत में पिघलती जा रही थी। उसके मोहब्बत भरे लम्स से जैसे बरसों से उसके घायल वजूद को राहत मिली थी। अगले दिन इरहा ने आकर उसे लाख समझाया कि वो अपने इवेंट कंपनी को संभाले, मगर उसकी सोच तो अटक चुकी थी कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। और वो जब एक बार फैसला कर लेता था तो फिर वो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता था। 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने सारे इंतजामात वहाँ पर करवा लिए और वो इटली पहुँचे तो वहाँ एयरपोर्ट पर दोनों की तरफ बहुत सारी सत्ताईशी निगाहें उठी। वो हिजाब में बहुत मासूम और पुरवकार दिख रही थी। आज उसका हमसफ़र साथ था तो लोगों की निगाहों को देखने का अंदाज ही बदल गया था। सच कहते हैं कि औरत को हमेशा मर्द ही बनाता है। उसका शौहर उसका साथ दे तो दुनिया की कोई भी होश भरी निगाह उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो बाप के बाद औरत का मुहाफिज उसका शौहर होता है। अगर उसका शौहर उससे लापरवाह था तो दुनिया उसे नोचने को थी, मगर आज वही दुनिया उनके साथ होने पर उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। कुछ अरसे के बाद वो दोनों मायरा सबा की शादी अटेंड करने गए। उमैर का तो अपने बड़े भाई को देखकर जैसे खून खौलने लगा था। दिल चाह रहा था कि उसकी जान ले ले, मगर उनके बच्चे जवान हो रहे थे और वो एज अ फादर बहुत अच्छा बाप था और अपने बच्चों का हीरो भी। और रोमा नहीं चाहती थी कि वो एक बाप को हीरो से ज़ीरो बना दे, क्योंकि बिना माँ बाप की ज़िंदगी कैसे गुजरती है वो अच्छे से जानती थी। उसके मना करने की वजह से वो अपना गुस्सा दबा गया। उन्होंने आते ही आराम किया था और शाम को वो लोग चाय पीने लाउंज में बैठे हुए थे कि अचानक से रोमा का जी मतलाया और वो मुंह पे हाथ रखे बाहर की जानिब भागी। वो भी परेशान सा उसके पीछे पीछे बाहर आया। तुम ठीक हो मेरी जान? वो उसके पास बैठते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जी उमेर, पता नहीं दिल बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। वो सर थामे बोली। दिल कच्चा रहा है? कब से बेटा? बूढ़ी मुलाजमा ने पास आकर पूछा, जो कि दाई माँ भी रह चुकी थी। रोमा अपनी सारी सिचुएशन बताने लगी तो वो उसे लेकर अंदर आई और कमरे में आकर चेक करने के बाद वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, बहुत जल्द एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। दाई माँ की बात पर गोया सफ़ेद हवेली की दरो दीवारें फिर से खुशियों से महकने लगी थीं। शादी से फारिग होने के बाद वो इटली के लिए वापस निकलने ही लगे थे कि बड़े भाईजान कमरे में आए। वो शर्मिंदा से सर झुकाए खड़े थे। मैं बहक गया था। कुछ मेरी पसंद की शादी नहीं हुई थी, शायद इसीलिए मैं इस तरह की हरकतें करने लगा। रुखसाना बहुत अच्छी बीवी सही, लेकिन वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी होने की वजह से मुझे उसमें किसी किस्म की कशिश महसूस नहीं होती थी। लेकिन कुछ अरसे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी बीवी ने दिन रात मेरी खिदमत की और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मेरे हिस्से में उसकी वफ़ा थी और मैं उसके बदले में वफ़ा देने के उससे बेवफ़ाई करने लगा था। वो मेरी हरकतें जानने के बावजूद भी मुझे माफ़ करके अपनी वफ़ा निभा रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो हाथ जोड़कर एहसास नदामत से बोलते जा रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि आप शर्मिंदा हैं। मैं तो ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको आइडलाइज़ किया। मगर आप किस तरह के इंसान निकले। ठीक है, मान लिया कि आपकी मोहब्बत से आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक मासूम बच्ची के साथ? छी! और आपने सच ही कहा, आपने वाकई भाभी को वफ़ा के बदले में वफ़ा नहीं दी।
मैंने देखा है आपका सलूक भाभी के साथ कि किस तरह आप उनके साथ जानवरों जैसा रवैया रखे हुए थे, मगर उसके बावजूद वो उफ तक नहीं करती थी। माफ़ी हमसे नहीं, जाकर अपनी बीवी से मांगिए, और पाँव धो धो कर पीजिए कि ऐसी वफ़ादार बीवी मिली है। मियाँ बीवी का रिश्ता वफ़ा पर ही कायम होता है। वफ़ा ना होना तो वो रिश्ता बेमायनी होता है। किसी और रिश्ते का मुझे पता नहीं, मगर इस रिश्ते में वफ़ा लाजिम है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आइंदा से जितनी ज़िंदगी है इस वफ़ा को लाजिम समझ लीजिए। बाकी मैं ज़ुबान से ये कह रहा हूँ कि मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी बहुत कड़वा है आपकी तरफ से। मैं दुआ करता हूँ जब हमारी आइंदा मुलाकात हो तो ये तलखी ख़त्म हो चुकी हो। अब आप जा सकते हैं। वो सुपाट लहजे में बोला तो वो कंधे झुकाए हुए वहाँ से निकल गए। वो पलटकर अपनी ज़िंदगी की तरफ पलटा, जो कि नम आँखों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। वो उसके करीब जाकर अपनी बाहों के हिसार में कैद करते आंखें मूंद गया।